रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। रिकॉर्ड हो रहा है क्या काकोली? चेक करना एक बार। हाँ हो रहा है ना? हाँ हाँ। तो मेरा वीडियो भी आ जाए यार, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब सही है? हम्म। अच्छा ठीक है। तो देखिए इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक, मॉडर्निटी क्या होता है। दूसरा, वो किस तरीके से सोशल चेंजेस लेके आया यूरोप में। और उसके बाद इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। पहले अच्छा, इस टॉपिक से क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी में, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्निटी। उसके बाद सोशल चेंजेस क्या होता है, मतलब सोशल चेंजेस कैसे आया यूरोप में, और वो सोशल चेंजेस ने किस तरीके से आपका सोशियोलॉजी को इमर्ज करने में हेल्प किया। यही 3 कहानी है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्निटी, मॉडर्निटी क्या होता है, उस मॉडर्निटी ने किस तरीके से सोसाइटी को चेंज किया, यूरोप की सोसाइटी को, और उस सोसाइटी को इतना ज्यादा चेंज कर दिया कि आपको एक नए बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ गई, जिस बॉडी ऑफ नॉलेज को हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। पहला, आपको मॉडर्निटी क्या है ये डिफाइन करना है। मॉडर्निटी क्या है ये डिफाइन करना है। उस मॉडर्निटी ने किस तरीके से यूरोप में सोशल चेंजेस किया, उसने किस तरीके से यूरोप में सोशल चेंजेस किया, और उस सोशल चेंजेस को कोई भी सब्जेक्ट ले नहीं पा रहा था ढंग से, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। जो आपके पास एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स थे, जैसे आपके पास हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, एंथ्रोपोलॉजी था, साइकोलॉजी था, ये सब चीजें उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा था। तो इसके लिए एक अलग बॉडी ऑफ नॉलेज की जरूरत पड़ी, इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, इसके लिए एक अलग डिसिप्लिन की जरूरत पड़ी, और इसी वजह से सोशियोलॉजी का इमरजेंस स्टार्ट हो गया। अब देखिए मॉडर्निटी कैसे डिफाइन करते हैं। उस स्लाइड पे बिना देखे मैं आपको बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले भी क्लास किया इकोनॉमिक्स का, तो मॉडर्नाइजेशन का डिफिनीशन यदि किसी को याद है मुझे तो बताए, इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन क्या है। आप जब पढ़ेंगे ये गोल ऑफ 5 इयर्स प्लान, जो सारे 5 इयर्स प्लान बनाया जाता था, प्लानिंग कमीशन बनाता था, तो उसके 4 गोल थे जिसमें एक मॉडर्नाइजेशन भी था। आपको पता है वो क्या था मॉडर्नाइजेशन, किसी को याद है तो? किसी को याद है, पता है मॉडर्नाइजेशन का क्या डिफिनीशन था? किसी को याद है तो बताएं मुझे, हमने बहुत बार डिस्कस किया है इस पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंटेम्पररी वर्ल्ड से यूज करना और रोल ऑफ वुमन का कुछ था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू सो मच। इसको मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया है, लेकिन इन लोगों को मैंने ऐसे ही एक बार बता दिया था क्लास में, अभी भी याद है मुझे। दुख होता है ये लक्ष्मी पे और काकोली पॉल पे, जिनको एक ही चीज कंटिन्यूअसली कितनी बार रिपीटेडली बताया गया है, फिर भी नहीं बता पाते हैं लोग। कि किसी फीमेल को, मतलब उनको इंपावर करना, राइट, उनको मतलब उनके लिए इक्वालिटी को इंश्योर करना, मॉडर्नाइजेशन का ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और इसके साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए इन्वेंशंस आ रहे हैं, उसको एडॉप्ट करना, ये मॉडर्नाइजेशन की बात है। आप ये भी लिख सकते थे सोशियोलॉजी में, कोई जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स वाली चीजें नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स की चीज नहीं है, वो दैट कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो उसको भी आप लिख सकते हैं। बाकी इसने भी मॉडर्निटी को डिफाइन किया है, थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट, मतलब कुछ नया सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना। अपोजिंग द ट्रेडिशन भी आप कह सकते हो इसको, कि जो पुरानी विचारधारा है उसको आप अपोज कर रहे हो, जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उसको आप सिरे से खारिज कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, उसको भी आप मॉडर्निटी कह सकते हो। बहुत सारा चीज है। आप कंपैरेटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं, कि पहले जो प्रोसेस था और अभी का जो चीजें चल रही है, मतलब कि कंपैरेटिव प्रोसेस का मतलब कि 100 साल पहले जो जो चीजें चल रही थी जिस तरीके से, आज के डेट में वैसे नहीं चलेगा। तो अभी के डेट में जो नई चीजें आपने अडॉप्ट किया है वो मॉडर्निटी को बता सकती हैं। रिनाइंसेंस गेव सेक्युलर आइडियोलॉजी। रिनाइंसेंस पता है सबको? रिनाइंसेंस क्या होता है पता है सबको? ये तो सबको नहीं पता सर। होगा क्योंकि अच्छा, रोशन को और मुस्कान को नहीं पता है, बाकी काकोली पॉल, लक्ष्मी, आकांक्षा, इन सब लोगों को मैंने पढ़ाया है। रिनाइंसेंस क्या है मुझे बताओ। सर जो रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म करते हैं, जैसे कि साटी सिस्टम हो गया, यस, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, यस 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 यस। रिनाइंसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। समझ रहे हैं ना, इनलाइटमेंट। काकोली पॉल, पता नहीं कहां दिमाग है इसका। ब्रह्म समाज जब स्टार्ट हुआ था तो उसको फादर ऑफ रेनेसा किसको बोलते हैं, बताया था मैंने? नहीं बताया था? यस सर। हाँ सर याद है।
राजा राम मोहन रॉय, राइट। तो रिनाइंसेंस गेव सेक्युलर आइडियोलॉजी, ये समझ में आ रहा है पॉइंट आप लोगों को? ये तीनों पॉइंट सब तो जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। जो नीचे 3 पॉइंट है, रिनाइंसेंस, फ्रेंच और इंडस्ट्रियल, ये 3 पॉइंट जरूर याद कर लेना। ऊपर वाला याद हो या नहीं हो, नीचे वाला याद हो या नहीं हो, ठीक है। रिनाइंसेंस गेव सेक्युलर आइडियोलॉजी, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? What do you mean by this, Akanksha? Renaissance gave secular ideology. No idea, sir. Kakoli Paul. हाँ सर, जो भी सोशल रिफॉर्म हुआ इसके बाद ही जो भी सोसाइटी का जो भी स्ट्रिक्ट जो भी रिचुअल था उसको बहुत ज़्यादा सेकुलर किया गया था। हाँ, मतलब आप देखो तो मतलब जो भी अलग अलग रिफॉर्म्स हुए ना, उसमें ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि उस रिलीजन को मत फॉलो करो, ठीक है। महात्मा गांधी ने बोला कि मतलब मैं सारे रिलीजन को फॉलो कर, मतलब सारे रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट है मुझे, बट मैं अपने रिलीजन को ही एक्सेप्ट करता हूं। तो रिनाइंसेंस जब हुआ, लोगों का पुनर्जागरण हुआ, जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आया, तो जो डिवीजन था हमारे अंदर, खास करके अलग अलग चीजों को लेके, खास करके रिलीजन को लेके, और वो डिवीजन कम हुआ, ठीक है। उस डिवीजन के हिसाब से हम मतलब वो जो गैप था उसको ब्रिज किया गया। तो आप कह सकते हैं कि रिनाइंसेंस एक तरह से सेक्युलर आइडियोलॉजी देके जाएगा। सेक्युलर आइडियोलॉजी का मतलब कि टू हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ईच एंड एवरी रिलीजन। मैं हिंदू हूं, बाय बर्थ आई एम हिंदू, लेकिन आज के डेट में मैं कहता हूं कि मुझे इस्लाम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी से भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बुद्धिज्म जैनिज्म भी बहुत अच्छा लगता है। ये सेक्युलर आइडियोलॉजी हुआ कि चलो ठीक है, इसको भी हम इक्वल रिस्पेक्ट से ही देख रहे हैं जितना अपने रिलीजन को जिस रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से मॉडर्निटी आई, राइट। आप शहर में जाके देख लीजिए कितने सेक्युलर लोग हैं, आपके साथ होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। आप दिल्ली में जाके देखिए, आपको दिखेगा ये सारी चीजें, पता नहीं चलेगा कि वो किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, सबको इक्वली सेलिब्रेट करता है। तो ये सेक्युलर आइडियोलॉजी का प्रिंसिपल आपको बहुत ज्यादा जो मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट किए हैं वहां पे दिखेगा आपको। वो बाइस नहीं होते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी होली नहीं खेलती है, आप जो है ईद नहीं मनाते हो, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन आप जब बड़े शहरों में जाएंगे तो आप वहां पे देखिएगा कि वो लोग बहुत कम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं कि हम ये पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं इसलिए हम इसी चीज को सेलिब्रेट करेंगे, हम उसको नहीं करेंगे। नथिंग लाइक दैट। होता है, पूरा होता है, सब 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 सारी चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। इवन काकोली पॉल ने जैस्मिन बेगम लश्कर ने जो खुद मुस्लिम थी, उसने केक मंगाया था क्रिसमस को 25 ऑफ दिसंबर को, और काकोली ने उसके साथ बहुत, दोनों बहन ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हालांकि मुझे भी केक खिलाया, लेकिन थोड़ा सा खिलाया, बट वो एक रिनाइंसेंस का सबसे क्लासिकल एग्जांपल था, यदि काकोली को याद हो 25 ऑफ दिसंबर का इंसिडेंट जो सिलचर में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव अ इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबको पता है, 1789 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें उस राजा को, जो किंग्स लुइस 16 था, वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है 9th क्लास की हिस्ट्री में, अब पढ़ने मत लगिएगा आप लोग, अभी सुन लीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसमें किंग्स लुइस 16 को बीहेडेड कर दिया गया। पहले वो एक उसके पास मशीन था जिससे बाकी लोगों के गर्दन को काट देता था, एक ऐसा वक्त आया कि सारे लोग मिलके उसके गर्दन को काट दिए, क्योंकि वो बहुत ऑटोक्रेटिक टाइप का आदमी था। उसके अगेंस्ट में कोई बात करता था, कोई भी कॉमन आदमी चला जाता था उसके अगेंस्ट में बात करता था, तो उसको बीहेडेड कर देता था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसी को कहते हैं कि उस किंग को ही, किंग लुइस 16 को ही बीहेडेड कर दिया गया। और उसके बाद वहां पे रिपब्लिक स्टैब्लिश किया गया, रिपब्लिक, जहां पे एक हेड होगा और वो चुना जाएगा लोगों के द्वारा। तो रिपब्लिक का स्टार्ट हुआ, डेमोक्रेसी आई वहां पे। तो वहां पे इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी का, पहले इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी नहीं थी, लेकिन एक कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही सबसे बड़ा रीजन बना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही सबसे बड़ा रीजन बना सोसाइटी में, मतलब सोशियोलॉजी लाने का, ऐसा ऐसा माना जाता है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा रीजन था मॉडर्निटी आने का, क्योंकि इससे सोसाइटी इक्वल हो गई, पहले सोसाइटी इक्वल नहीं थी। उसके बाद कहता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी का मतलब होता है मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल। हमेशा याद रखिएगा, ये सब कीवर्ड हैं,
जो आप अपने जीएस के पेपर में बड़े अच्छे से यूज कर सकते हो, सोशियोलॉजी में तो यूज कर ही सकते हैं, जीएस में यूटिलिटेरियन, इक्वालिटेरियन, सेक्युलर आइडियोलॉजी, दीज ऑल आर द कीवर्ड्स काकोली पॉल, राइट। आप पूछते हो ना कीवर्ड्स कहां से निकालें, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो इसको इसके साथ खेलना सीखिए, इसके साथ आप जब बोले तो इसको यूज करिए, आप जब लिखें तो इसको यूज करिए। तो ये तीनों पॉइंट तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। रिनाइंसेंस गैप, सेक्युलर आइडियोलॉजी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन गैप, इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गैप, यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी, ये तीनों पॉइंट समझ में आया सबको। यूटिलिटेरियन का मतलब मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से भी एक यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी आया, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलने लगा, बहुत सारे लोग मतलब एक तरह से उनकी आइडियोलॉजी चेंज होने लगी, जो पहले थी जो बाद में हुआ। एज ऑफ इनलाइटमेंट रिनाइंसेंस से रिलेटेड है, तो आप इसको इस पॉइंट को लिख सकते हैं या उसको लिख सकते हैं, एक ही बात है। न्यू इन्वेंशंस, बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे थे, बहुत सारे प्री कंसिप्ड आइडियाज थे जो चर्च में लोग बोलते थे, जो गलत हो गया जब नए नए इन्वेंशंस आए। तो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन कौन कौन सा हुआ? सोशल रिवॉल्यूशन हुआ, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ, कमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये सारे रिवॉल्यूशंस कहीं ना कहीं मॉडर्निटी को लेके आएंगे। तो मॉडर्निटी के सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मॉडर्निटी आई। इसमें से कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कहीं किसी को किसी में भी इशू हो, तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। जो पुराने बच्चे हैं सोशियोलॉजी के, वो स्किप कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग भी पुराने जो बच्चे हैं वो प्लीज इसको जरूर लिख लीजिएगा, अपने नोट से मिलाइएगा। यदि कहीं से जो पहले मैंने पढ़ाया है उसमें से ये सब पॉइंट्स यदि नहीं आ रहे हो तो प्लीज लिख लीजिएगा। ये किताब रिडजर की किताब से बहुत सी चीजें हमने लिया है, कॉपी किया है। तो जो कीवर्ड्स है उसको मैंने लिया है। रिडजर की किताब इतनी मोटी है, मतलब 500 से ज्यादा पेजेस है उसमें, तो वहां से लिया गया है। तो आप एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट तो मुझे बताइए एक बार। मॉडर्निटी कैसे आया उसके बारे में है। सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी, थोड़ा बता दीजिए ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ मुस्कान, की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश होने लगी थी, समझ रहे हो ना। और इंडस्ट्री जब बहुत ज्यादा इस्टेब्लिश होंगी तो नौकरी बहुत सारा लोगों को लगेगा, समझ रहे हो ना। मान लो कि कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपने लगा लिया तो बहुत सारे लोग उसमें काम करेंगे, तो बहुत सारे काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को पैसा मिलेगा। ओके, तो बहुत सारे लोगों को जब पैसा मिलेगा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा तो ऑब्वियसली उनका मतलब जो पहले जो चीजें प्रैक्टिस कर रहे थे वो नहीं करेंगे। हाँ सर, और नेक्स्ट वाला सर, एज ऑफ एनलाइटमेंट। एज ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, राइट, 7 साल के बाद। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई 13 साल के बाद, तो उसको इनलाइटमेंट कहते हैं। तो लोगों को एज ऑफ इनलाइटमेंट आ गया था, लोगों को समझ आ गया था कि ये इनके साथ जो चीजें हो रही हैं वो गलत है और जो चीजें हो रही हैं वो अच्छी हैं। मतलब जो पहले उनकी सोसाइटी थी वो सोसाइटी नहीं रही, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। जब नॉलेज और ज्ञान आदमी को हो जाता है तो छोटी छोटी चीजों को भी माइंड करने लगता है कि नहीं ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। थैंक यू सर। सर हाँ सर कंपैरेटिव प्रोसेस क्या था, एक बार वो बता देंगे। कंपैरेटिव प्रोसेस ये होता है दोस्त कि आज से 100 साल पहले आप जब कहीं पे जाते थे तो कैसे जाते होंगे। आप तो 100 साल पहले पैदा ही नहीं हुए होंगे, अपनी मम्मी से पूछिएगा, 100 साल पहले मम्मी भी नहीं पैदा हुई होंगी। आप 50 साल पहले की बात कर लेते हैं, मम्मी से पूछिएगा, यदि वो 50 की हो गई होंगी तो बताएंगे आपको। या मम्मी को पूछिएगा, अपने मम्मी से पूछें कि 50 साल पहले आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो आप कैसे जाते थे। ओके सर, पूछूंगा सर। हमारे हिसाब से आप अभी जिस मीडियम के थ्रू जाते हो ना, श्रेय हीरा, कार से जाते होगे या बस से जाते होगे, उस समय नहीं रहा होगा ये चीज, या कम रहा होगा, समझ रहे हैं ना, कम रहा होगा। तो उस समय हो सकता है कि कोई दूसरा मोड ऑफ क्या बोलते हैं मीडियम होगा, ट्रैवलिंग का मोड ऑफ ट्रैवलिंग कुछ और रहा होगा। तो उसके बाद अभी जो प्रोसेस आया है ये मॉडर्निटी है, ठीक है। और अब के बाद 50 साल के बाद जो प्रोसेस आएगा वो और ज्यादा मॉडर्नाइज फॉर्म में आएगा। 50 साल के बाद अभी आप हो सकता है कार यूज कर रहे हैं, 50 साल के बाद कुछ और यूज करेंगे, या कोई और ऐसी कार यूज करेंगे जो आपके कार से, या जो भी कार अभी चल रही है मार्केट में उससे और ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो कंपैरेटिव प्रोसेस की वजह से भी मॉडर्निटी है। ओके सर।
किसी को सर, और कोई दिक्कत हो किसी सर, में भी? ओपोजिंग द ट्रेडिशन का मतलब बहुत सारे लोग ट्रेडिशन को अपोज करते थे किस कास्टिज्म, कास्ट को चाइल्ड मैरिज, पोलीगेमी। हालांकि ये सब इंडिया की बात थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। तो वर्ल्ड में भी तो बहुत सी चीजें थी ना। फीमेल को आप कहाँ राइट दिए थे? फीमेल को राइट उस समय भी वहां पे भी नहीं मिला हुआ था। ठीक है, वहां पे डेमोक्रेसी बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी कंट्री में नहीं थी। तो ये सब क्या था? पुराना ट्रेडिशन था। तो अपोजिंग द ट्रेडिशन, ये सब ट्रेडिशन को, फ्यूडल सोसाइटी था, उसको अपोज करते थे। फ्यूडल सोसाइटी समझ रहे हैं ना? एक मालिक रहेगा, एक सर्फ रहेगा, एक मास्टर रहेगा, कुछ इस तरीके से थी। मतलब एक जमीन आपको दे दिया जाता था, आप उस जमीन पे काम करते थे और उसके बदले में आप जाके राजा के यहाँ सर्विस देते थे, उसके लिए आपको पैसा नहीं दिया जाता था। तो वो एक ओल्ड ट्रेडिशन था। उसको उस ट्रेडिशन को खत्म करके कैपिटलिस्ट सोसाइटी आया, इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी आया। एकदम अच्छे से समझ लो जो नए बच्चे हैं। आकांक्षा, हाँ सर। क्या नहीं समझ में आया एक बार बताना। कनेक्ट कर पा रही हो या नहीं कर पा रही हो? नहीं कर पा रही। बताओ कहाँ नहीं समझ में आया है। आकांक्षा को तो मैं समझा दूंगा। काकोली पॉल, ये लक्ष्मी और मिताली राज, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है सर। एक पॉइंट में मेरा और एक्सप्लेनेशन चाहिए। कंपैरेटिव हाँ, प्रोसेस आपने बोला था, मैं पता नहीं। मैं बता देता हूँ। बाकी कनेक्ट कर पा रही हो काकोली? हाँ, लगभग। मिताली? सर ये रिनाइसेंस वाला समझ में आया, बट एक बार फिर से ही बता दीजिए। अच्छा ठीक है। फिफी कनेक्ट कर पा रही हो? हाँ सर। अच्छा। आकांक्षा, हाँ सर। देखो हम ये कह रहे हैं कि मॉडर्निटी आया किस तरीके से, इतनी बात समझ में आ रही है? मॉडर्निटी कैसे आया? मैं ये कह रहा हूँ कि आकांक्षा कैसे मॉडर्न हो गई। मतलब आकांक्षा कंटेम्परेरी से पहले कुछ अलग सोचा। क्या? कंटेम्परेरी सोसाइटी से कुछ अलग सोचा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, थिंकिंग और डिफरेंट। थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट। आप यही सोचो ना। हम कह रहे हैं कि आकांक्षा मॉडर्न कैसे हो गई। आकांक्षा ट्रेडिशनल थी, आकांक्षा मॉडर्न कैसे हो गई? तो आकांक्षा दिल्ली आई, 4 महीने रही या 5 महीने रही और फिर वापिस गई। तो हम कह सकते हैं कि तब मॉडर्न हो गई। क्यों मॉडर्न हो गई? क्योंकि आकांक्षा दिल्ली आई तो कुछ नया सोच, कुछ तो नई सोच मिली होगी ना। आकांक्षा दिल्ली आए तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो ना मेरी बात को? थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट, लोगों की सोच चेंज हो गई, नया सोचने लगे। पहले क्या था? पहले वही गरीब था, अमीर था, मिडिल क्लास नाम की कोई चीज थी नहीं। तो अब लोगों की सोच चेंज हो गई, नया सोच आ गया। सोच मतलब ये कहें कि नई सोच आ गई, थिंकिंग न्यू हो गया, या अब डिफरेंटली सोचने लगे। अभी तक आकांक्षा जो सोच रही थी तिनसुकिया में रहते हुए, वो नहीं सोच रही है दिल्ली से आने के बाद। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट आकांक्षा? इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी आई एम टेलिंग यू। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्निटी को आपने अचीव किया। आपने आप जो अभी तक सोचते आ रहे थे 25 साल तक या 22 साल तक या 23 साल तक, अब आप वो चीज नहीं सोच के कुछ नया सोच रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मॉडर्निटी को लेके आए। उसी का छोटा भाई नीचे लिखा हुआ है अपोजिंग द ट्रेडिशन। अब चूंकि आप नया सोच रहे हो तो पुराना नहीं, आप पुराने को आप हटाने की कोशिश करोगे। अपोजिंग द ट्रेडिशन, अभी तक जो चीजें आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे और खास करके बेसलेस चीजें जो थी, खास करके जो बेसलेस चीजें थी, उसको आप अपोज करना चालू कर दो। ठीक है, अपोजिंग ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल को राइट्स नहीं मिला हुआ था, कहीं पे भी नहीं था। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़िएगा, उसमें फीमेल्स को वोटिंग की राइट नहीं थी और मेल को जो था वो 25 ईयर्स के बाद का था। तो इस ट्रेडिशन को भी लोग अपोज करने लगे कि क्यों नहीं भाई, फीमेल भी तो एक सोसाइटी का पार्ट है, उसको भी तो होना चाहिए वोटिंग राइट। तो ट्रेडिशन को अपोज कर रहे हैं भाई, ये चीज हम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम अब इसको अपोज करेंगे। इसी स्लाइड में मैं 1 घंटे लगा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सबके दिमाग में, जो नए हैं वो भी और जो पुराने हैं वो भी। मुझे कोई जल्दी नहीं है बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने का। ये जो मॉडर्निटी जो टर्म है ना,
सर ये क्या थिंकर ने दिया था? अभी थिंकर्स नहीं आएगा मुस्कान, थोड़ा सा मतलब ना पेशेंस रखो। अभी ना 1-2 चैप्टर तक कोई थिंकर नहीं आएगा। 1-2 चैप्टर में सोशियोलॉजी क्या है यहाँ पे हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थिंकर्स ने नहीं दिया था इस टर्म को, मतलब ऐसा लोगों ने समझा कि मॉडर्निटी आने लगा, मॉडर्न हो गए लोग। मॉडर्न कैसे हुए वो दिखाई, मतलब इसमें मतलब हम कह रहे हैं कि मुस्कान मॉडर्न हो गई, तो मुस्कान जींस पहन लेगी, टॉप पहन लेगी, सलवार सूट से तो मॉडर्न हो गई। सिर्फ यही नहीं हो सकता है ना मुस्कान। हाँ सर। सलवार सूट पहनती हो कि नहीं? नहीं सर, सलवार तो नहीं अच्छा तो पहन, गाउन अच्छा सब। चलो, वाह वाह वाह, चलो कोई बात नहीं। तो मॉडर्न कैसे हुए लोग, इस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं। मुस्कान मॉडर्न कैसे हो गई, इस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मुस्कान कैसे मॉडर्न हो गई, पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट। ये क्राइटेरिया हो सकता है या नहीं हो सकता है मॉडर्न होने का। थिंकिंग न्यू का मतलब सपोज दैट कि पहले आप एक ही कास्ट में शादी करने की बात कर रहे थे, ठीक है, अब क्या है कि आप दूसरे कास्ट में आप इस सोच पे आ गए हो कि कोई किसी कास्ट का बंदा हो, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप शादी कर लोगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट मुस्कान? यस सर। तो आपकी सोच नहीं हो गई या सोच डिफरेंट हो गई। डिफरेंट क्यों हो गई कि पहले जो सोच थी आपकी फैमिली की या इवन आपकी भी, उससे आप डिफरेंट हो गए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अपोजिंग द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जो अभी तक है आपके, अभी तक आप जिसको फॉलो कर रहे थे उसको अपोज करने लगे। इसको समझने में दिक्कत है क्या? नहीं सर, नहीं सर, अपोजिंग द ट्रेडिशन, सर ये सब आया सर समझ में, सिर्फ वही जो ये समझ टर्म में है। वो सब थोड़ा पूछना था तो। उसका कंपैरेटिव प्रोसेस, कंपैरेटिव प्रोसेस का मतलब कंपेयर कर लेना। कंपेयर याद रखो, इसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सब लोगों को। कंपेयर याद कर लेना, कंपेयर। और जब कंपेयर करेंगे ना आप, तो आपको लग जाएगा कि वो चीज खराब था, वो चीज उतना इफेक्टिव नहीं था, इसका इस तरीके से हमको करना चाहिए। कंपैरेटिव प्रोसेस का मतलब कि बैलगाड़ी से लोग जाते थे 50 साल पहले, ठीक है, बुलॉक कार्ट से जाते थे। 50 साल पहले बैलगाड़ी से जाते थे, 50 साल के बाद वो बंदे ने ये सोचा कि बैलगाड़ी से जाना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है भाई, कार से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो कंपैरेटिव प्रोसेस भी एक तरह से मॉडर्निटी को लेके आएगा, और फिर उन्होंने कार को डिस्कवर कर दिया। आगे आगे आने वाले टाइम में और कुछ डिस्कवर हो सकता है। कंपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है ना, कंपेयर कर रहे हैं कि 3 साल पहले हम कितने मेंटल हरासमेंट में थे, या 3 साल पहले हमारी लाइफ कितना इमोशनल क्राइसिस से गुजर रही थी। आज के डेट में हम उस इमोशनल क्राइसिस से नहीं जाना चाहते हैं, तो हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा। और आपने उस स्टेप को ले लिया, कंपेयर कर लिया आपने उस टाइम को लेकर इस टाइम से, एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टेकन सम सर्टेन डिसीजंस। ठीक है, वो कंपैरेटिव प्रोसेस है। काकोली पॉल समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। एग्जाम्पल कि 3 साल पहले बिग बाजार घुमाता था कोई आपको, विद ड्यू नहीं, मैं रिस्पेक्ट, अकेले। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। फिर आपकी लाइफ में एक बहुत डायनेमिक टीचर आया, who looks like ऋतिक रोशन and speaks like नाना पाटेकर आया। देन यू डिसाइडेड टू, क्या बोलते हैं, ज्वाइन संदीप IAS एकेडमी, और उसके बाद आपकी लाइफ ज्यादा पीसफुल हो गई। मुस्कान, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं अभी। डोंट सेंड सच काइंड ऑफ इमोजी, वो चिल्ला चिल्ला के भी रोने लगती है। तो काकोली पॉल, आप जब कंपेयर कर रहे थे जब मेरे साथ थे, तो आपको लगता था कि वो एकदम इमोशनल क्राइसिस का टाइम था, एंड दिस इज समथिंग इन विच आई एम वेरी मच इमोशनली स्टेबल, राइट? सो दिस इज द सेफेस्ट रूट, और दिस इज द कंफर्टेबल रूट विच आई मस्ट अडॉप्ट। And since you have adopted that route, then I can say that you have achieved the modernity. Kakoli Paul. Got it. अब तो नहीं भी got it होगी तो कहोगी got it. सच बताओ काकोली, दूसरा एग्जांपल दे देंगे, नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब वही कंपेयर करना, पहले का जो कंपेयर पहले करना का और टाइम उसके था और अभी अकॉर्डिंगली का डिसीजन टाइम लेना। है। हाँ, और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लेना, समझ रहे हो ना? जैसे कि 100 इयर्स पहले का जो भी सोसाइटी का जो भी रेस्ट्रिक्शंस था, हाँ रिचुअल्स था, और अभी यस का जो यस है, यस, तो अभी का हिसाब से हाँ जो डिसीजन लेना वही है कंपैरेटिव प्रोसेस। यस यस यस। आकांक्षा, हाँ सर।
इतना कनेक्ट किया? 0.1 2 3 तक बताया ना? हाँ, इतना समझ में आया? समझ में तो पहली बार भी आया था, लेकिन हम्म प्रॉब्लम क्या है सर, मतलब स्टिकिंग टू द पॉइंट, मतलब क्या क्या, और इसमें एक्सप्लेनेशन के वक्त क्या क्या ऐड करूँ वो नहीं आ रहा है। अरे भाई, वो तो हम बता देंगे क्या क्या ऐड करो। आपको अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? वो आ रहा है सर। एक एक चीज आप लोगों को मैं और बता दूं कि मेंस में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। मेंस में आपको टाइम नहीं मिलेगा एक एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए। आपको मेंस में एक्सप्लेन नहीं करना है, चूंकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ब्रॉड हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नोटबुक पे एक्सप्लेन करिएगा। मेंस में आपको ऐसे ही लिखना है, एंड देन ओनली यू विल गेट द नंबर। आपको वो स्पेशलाइज नहीं मांगता है, लेकिन आपके डायमेंशंस ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, और उसी हिसाब से आपको मैंने लिखा है। ऐसा लिखोगे मेंस में तो यू विल गेट द नंबर, राइट? यू विल गेट द सर मार्क्स। बट हाँ सर ऐसे ही लिखना है, मतलब ये पॉइंट वाइज ऐसे हाँ हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये एक्सप्लेन नहीं थिंकिंग न्यू करना। और थिंकिंग डिफरेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेन करने का कहां से मौका मिलेगा मेरे भाई? ये देख रहे हो कितने सारे पॉइंट्स हैं। एक्सप्लेन तो सर हमारे लिए ना, कि अब भी समझ में एक्सप्लेन, रहेगा। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। एक्सप्लेन आपके लिए है कि आपको थिंकिंग न्यू और थिंकिंग डिफरेंट याद रहे, आपको अपोजिंग द ट्रेडिशन याद रहे, आपको कंपैरेटिव प्रोसेस याद रहे, आपको रिनाइंसेंस गिव सेक्युलर आइडियोलॉजी याद रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिएगा आप लोग। वहां पे मेंस में नहीं लिखना, ये ध्यान रखिएगा। मेंस में इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। रोशन, सर एक और पॉइंट बता दीजिए ना। हम्म बस फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला समझ नहीं आता था सर। राजा को तो मार दिया जाता गया, अच्छा, फिर हम क्या कहाँ हुआ? पे अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आए हैं क्या? हाँ सर, हम समझा तो दिया फिर ना। से स्टार्टिंग से बता रहे हैं यार। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। अब रिनाइंसेंस गेव सेक्युलर आइडियोलॉजी, मिताली राज क्या कह रहे थे इसमें? सर वैसे आ गया समझ में, बट थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, रिनाइंसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। सन्नी, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। अच्छा, आपको समझ सुनाई दे रहा है मेरा ना पूरा सब कुछ, आवाज? यस सर। ठीक है, 7 बजे से क्लास है दोस्त, तो ट्राई करिएगा 7 बजे ही कनेक्ट कर पाए आप। जरूर जरूर सर। कब ठीक आना है, है? ये सोच कब क्या कनेक्ट पूछ रही हो? भैया? अभी किए हैं, कुछ देर पहले, अच्छा, कुछ देर पहले किए हैं। ठीक है सर। ठीक है, आप सुनिए सन्नी भाई, ये पहला ही स्लाइड पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना दोस्त? सन्नी, यस सर। मॉडर्निटी क्या होता है और मॉडर्निटी कैसे आया आपके समाज में, ठीक है ना? आपका समाज मॉडर्न कैसे हो गया? आपका समाज मतलब ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सोसाइटी में मॉडर्निटी कैसे आया, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसमें लिखता है कि रिनाइंसेंस गेव सेक्युलर आइडियोलॉजी। रिनाइंसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब कि इंसान को फिर से एक बार इनलाइट करना। इनलाइटमेंट भी नीचे लिखा हुआ है। रिनाइंसेंस का मतलब ये होता है कि जो पुरानी चीजों के लकीर के फकीर बने हुए हैं आप। लकीर का फकीर बनने का मतलब क्या हुआ कि सती सिस्टम को हम अच्छा मान रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को हम अच्छा मान रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ विमेन को हम अच्छा मान रहे हैं, ऑटोक्रेटिक रूल को हम अच्छा मान रहे हैं, राइट? ये सारी चीजों को हम अच्छा मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यही तो सिस्टम है। लेकिन जब रिनाइंसेंस आएगा तो पता चलेगा कि ऑटोक्रेटिक रूल सही नहीं है। ये बताया जाएगा कि फीमेल को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ये भी बताया जाएगा कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको खत्म करना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, फ्यूडल सिस्टम को हटाना चाहिए। तो ये सब चीजें जब आएंगी ना, आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला फीलिंग आएगा जब, तो ये एक तरह से सेक्युलर आइडियोलॉजी देगा। सेक्युलर आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि वी आर कंसिडरिंग ईच एंड एवरी रिलीजन, वी आर पेइंग इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन। रिनाइंसेंस की वजह से हम इस मुकाम पे आ गए, इस रास्ते पे आ गए कि हम सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने लगे, ठीक है? रिनाइंसेंस क्या होता है कि जो पुरानी गलत धारणाएं हमारे दिमाग में है, जो पुराना बेसलेस ट्रेडिशंस हमारे दिमाग में है, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहा था। जिसे काकोली पॉल मैंने आपको बताया ना, यू कैन
यू कैन क्रैक यूपीएससी। ये आपके लाइफ का रिनाइसेंस पीरियड था, मुस्कान के लाइफ का रिनाइसेंस पीरियड था, जब द मोमेंट व्हेन शी केम इन माय इंस्टीट्यूट एंड देन शी अकॉर्डिंगली डिसाइडेड दैट what should be the alternative or goal of her life। मुस्कान, सुन रही हो मेरी आवाज? ये आपकी लाइफ का रिनाइसेंस पीरियड था, रिनाइसेंस समझाने की बात मैं कर रहा हूं। इसी तरीके से जब लोगों को अच्छे और बुरे की समझ हो गई तो वो एक सेक्युलर हो गए, सेक्युलर आइडियोलॉजी एडॉप्ट कर ली। सेक्युलर आइडियोलॉजी का मतलब कि मेरा रिलीजन तो ठीक है लेकिन दूसरा रिलीजन भी खराब नहीं है, उससे हम नफरत नहीं करेंगे, इसी को सेक्युलर आइडियोलॉजी कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है मिताली राज और बाकी लोगों से भी मैं पूछ रहा हूँ? यस सर। कहीं ना कहीं ये चीजें भी मॉडर्निटी को मतलब आगे बढ़ाया। मॉडर्निटी इस वजह से भी लोगों के अंदर मॉडर्निटी आया। आप सेक्युलर हैं मतलब आप मॉडर्न हैं, आप नया सोचते हैं मतलब आप मॉडर्न हैं, आप गलत ट्रेडिशन को अपोज कर रहे हैं मतलब आप मॉडर्न हैं, आप 50 साल पहले क्या चीजें थी और अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं मतलब आप मॉडर्न हैं, जो विच इज कॉल्ड कंपैरेटिव प्रोसेस। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको रोशन भाई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था दोस्त कि एक फ्रांस का राजा था जिसका नाम था किंग लुई 16। समझना, इसको लिखना मत। और वो क्या करता था, एक तानाशाह राजा था, तानाशाह था वो। उसके खिलाफ कोई बोलता था कि वो खूब टैक्स बढ़ाता था, अपना पैसा कमाने के लिए खूब टैक्स बढ़ाता था और टैक्स बढ़ा के खूब पैसा कमाता था। और उसके जनता की हालत त्राहिमाम जो हो गई थी, मतलब बहुत खराब हो गया था कहां। तो जब जनता परेशान होकर उसके पास जाती थी और कहती थी राजा जी आप ये गलत कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा आप शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हर तरीके से हमारा शोषण हो रहा है, आप ऐसा मत करिए। तो अपने आप को सुधारने की बजाय उस बंदे का गला काट देता था वो एज ए पनिशमेंट। गला काट देना, उसके पास एक मशीन था गुलेटीन करके कुछ ऐसे ही नाम था उसका, उससे उस मशीन से उसको बीहेडेड कर देता था रोशन। इमेजिन करो, कौन उसके खिलाफ बात करेगा भाई। लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो भी उसमें गिर जाता है, एक ऐसा वक्त आता है। और सब लोग इकट्ठा मिलके जिस मशीन से वो लोगों को काटा करता था, सारे लोग, सारी जनता मिलके उसके उस हॉल में जहां पे इकट्ठा होते थे लोग, वहां पे उसको ही काट दिए उसी मशीन से। और जब उसको काट दिए सारे लोग, उस राजा को, जो राजा सबको काट देता था, जो भी उसके खिलाफ जरा सा भी कोई बात करता था तो उसको काट देता था, उसका गला काट देता था, वो सारे लोग एक तरह से इकट्ठा होकर वहां पे उसका गला काट देते हैं। और वहीं से फिर तानाशाही से क्या बोलते हैं, लोकतंत्र का स्थापना होता है। मतलब ऑटोक्रेटिक रूल कन्वर्टेड इनटू डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश, रिपब्लिक वहां पे इस्टेब्लिश हुआ। रिपब्लिक का मतलब कि ये जनता चुनेगी हेड, और उस तरीके, इससे पहले हेरिडिटरी था, राजा का बेटा राजा ही होगा, उस तरीके की चीजें थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अब रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट हो गया कि जनता चुनेगी। रोशन भाई समझ में आया आपको ये चीज? यस सर। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से इस घटना को जानते हैं, जब उसको हम लोग, पब्लिक ने उसको बिहेडेड कर दिया राजा को, और उसके बाद वहां पे रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहां पे रिपब्लिक एस्टेब्लिश हुआ, और रिपब्लिक ने एक इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी को जन्म दिया। इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी जो सबके लिए बेनिफिटेड हो, सबके लिए इक्वल हो, उसमें किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाए। इससे पहले जो किंग्स लुई 16 था, वहां पे पार्शियलिटी थी, वहां पे वोटिंग राइट अमीर लोगों को था, वहां पे चर्च को ज्यादा अथॉरिटी दी गई थी, तो वहां पे बाकी लोगों को कुछ भी राइट्स नहीं दिए गए थे। तो इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी नहीं थी। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इक्वालिटेरियन आइडियोलॉजी आई, तो लोगों का मानसिक स्थिति भी चेंज हुआ, मेंटल लेवल भी चेंज हुआ, और वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी को एक, मतलब इस वजह से लोग मॉडर्न हो गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब था कि जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, पहले क्या था, पहले आपकी सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी क्या हुआ करता था कि एक बंदे ने आपको जमीन दे दिया थोड़ा सा, ठीक है, आप उस जमीन पे खेती कर रहे हैं और आप अपना घर का काम चला रहे हैं, घर का खर्च चला रहे हैं, और उस जमीन के बदले में जिस बंदे ने आपको जमीन दिया है उसके यहाँ आप आके काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट रोशन भाई,
मैं राजा हूं, सॉरी मैं अमीर आदमी हूं, मैंने आपको 20 कट्ठा जमीन दे दिया। बिहार में कट्ठा चलता है, पता है ना सन्नी? हाँ सर। कट्ठा चलता है ना? यस हाँ सर। सर। हाँ, तो सपोज दैट मैंने 20 कट्ठा दे दिया सन्नी को या रोशन को। अब रोशन सन्नी क्या करेंगे, 20-20 कट्ठा दोनों को दे दिया, तो रोशन सन्नी उस 20 कट्ठा में अपना खेती बाड़ी करेंगे, जो वहां पे अनाज फसल होगा वो उगाएंगे और उसको ले जाके मार्केट में बेचेंगे, जो पैसा मिलेगा आप रखोगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमने जमीन दे दिया, इसके एवज में रोशन और सन्नी, मान लो सन्नी टीचर है और रोशन जो है वो क्या बनोगे रोशन? फार्मर। क्या बनोगे जल्दी बताओ? फार्मर है। तो सन्नी क्या करेगा, मेरे बच्चों को आके पढ़ा देगा, हम उसको 1 रुपया नहीं देने वाले हैं क्योंकि मैंने जमीन दे दिया उसको ऑलरेडी। और रोशन क्या करेगा कि जो मेरी अपनी जमीनें हैं, जो मेरा अपना फार्मिंग लैंड है, उसमें रोशन खेती करेगा, आके काम करेगा, उसके लिए भी मैं रोशन को 1 रुपया नहीं देने वाला हूं। ये होता था फ्यूडल सोसाइटी कि कुछ कुछ जमीन दे दिया, उसके बदले में हम उनसे सर्विस ले रहे हैं, उसके लिए हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता था, एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। रोशन को कभी कभी ये अंदाजा लग जाएगा कि अरे यार हम इतना काम करते हैं, खाली इन्होंने जमीन दिया है, पैसा वैसा कुछ देते नहीं है, छोड़ो हम नहीं करेंगे। सन्नी को लग जाएगा अरे यार हम कहीं बाहर पढ़ाते तो हम तो राजा हो जाते, ये तो हमको कुछ पैसा ही नहीं देता, ये तो खाली जमीन दे दिया है, उसमें आटा चावल गेहूं दाल, बारिश होता है तो होता है, नहीं तो खत्म हो जाता है, हटो हम नहीं करेंगे इसके यहाँ। तो ऐसे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए और उसके बाद फिर रिवॉल्यूशन हुआ, और जब रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्री डेवलप होने लगी, और उसके बाद वो फ्यूडल सिस्टम हट के कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ गया। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या था कि आप काम करिए कंपनी में, और कंपनी में हर एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी गेटिंग सैलरी। वो तो अच्छा था भाई, खाली जमीन मिल गया, जमीन पे काम कर रहे हो, पैसा तो कुछ मिल नहीं रहा है, सर्विस कितना भी देते रहिए आप, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर महीने आपको पैसा मिल रहा है। तो यहां से फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हुआ, यहां से इंडस्ट्री बनने लगी, नई नई इंडस्ट्री बनने लगी, तो सोसाइटी एकदम चेंज हो गया। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो रहा था, न्यूक्लियर फैमिली से डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस से डिवोर्स हो रहा था, राइट? तो ये सब एकदम नई नई चीजें हो रही थी, सेपरेशन हो रहा था बहुत जल्दी जल्दी, नई नई चीजें हो रही थी। तो इसकी वजह से भी सोसाइटी मतलब मॉडर्न हुई, लेकिन मॉडर्निटी ने बहुत कुछ खराब भी किया, वो मैं बताऊंगा आगे, और वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनेगा सोशियोलॉजी के इमर्ज होने में। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल, राइट? तो जब इंडस्ट्री आई तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जॉब करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब करने लगे, कोई कोई कंपनी में 10-10 हजार लोग जॉब करते हैं अभी भी, तो उस समय भी ज्यादा ही करते होंगे, उस समय पॉपुलेशन जहां की जो भी रही होगी, क्योंकि ये ओवरऑल सोशियोलॉजी की बात मैं कर रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे जॉब करने लगे, और जॉब करने लगे तो उनको पैसा मिलने लगा, पैसा मिलने लगा तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उनको होने लगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। तो यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी का मतलब कि मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने काम करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों, आप देखो बिहार में सबसे लोग बिहारी क्यों इधर उधर भागते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए हम बाहर भागते हैं। नहीं तो रोशन, मुस्कान और संदीप कुमार तीनों अपने अपने घर में रह के पढ़ रहे होते, है कि नहीं मुस्कान? हाँ सर। लेकिन मुस्कान के जैसे लोग सिलचर में भी घर बना लेते हैं, क्या करिएगा आप, पैसा है तो बनाना ही पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी। बाकी हम रोशन तो फिर भी ठीक हैं, कोई ठिकाना नहीं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गेव यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मैक्सिमम पीपल। एज ऑफ इनलाइटमेंट की बात कर रहे थे हम। एज ऑफ इनलाइटमेंट का मतलब क्या हुआ कि लोगों को एक इनलाइटमेंट वाला, मतलब ये सब चीजें हो रही थी तो एक इनलाइटेड हो गए लोग, और इनलाइटेड हो गए तो ऑब्वियसली वो पुरानी चीजों को दरकिनार कर देंगे, पुरानी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नए नए इन्वेंशंस हुए, नए नए इन्वेंशंस हुए। उसमें यदि केपलर्स लॉ, काकोली पोल याद है तो मुझे बताना। ये लोग कहते थे, जो चर्च वाले थे उल्टा बात करते थे कि सूरज जो है वो चक्कर लगाता है पृथ्वी का, बाद में इन्वेंशन से पता चला कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, कुछ इस तरीके का भी साइंस हुआ था। तो ये बहुत इन्वेंशंस हुआ जो चर्च की बातों को गलत साबित कर दिया, चर्च जो भी कहता था उसको ये प्रूफ कर दिया कि ये गलत हो गया। तो ये चीज भी एक तरह से मॉडर्निटी को क्या बोलते हैं, इस वजह से भी मॉडर्निटी आई। और उसके बाद रिवॉल्यूशन की बात करें
तो हर तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ इस पीरियड में। सोशल रिवॉल्यूशन से मॉडर्निटी आई, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन हुआ, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हुआ, कमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ। सोशल रिवॉल्यूशन कैसे हुआ? जैसे फीमेल जो है वो रिवॉल्यूशन करने लगी अपने राइट्स के को लेके। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आप कह सकते हैं कि एक सोशल रिवॉल्यूशन है, क्योंकि सोशल रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं उसको, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोगों की इनकम बढ़ी तो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आप कह सकते हो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, क्योंकि रूल्स चेंज हुआ। वहां पे पहले क्या था? पहले वहां पे ऑटोक्रेटिक प्रिंसिपल था, बाद में डेमोक्रेसी आ गई, रिपब्लिक आ गया, तो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन भी हुआ। कमर्शियल रिवॉल्यूशन का मतलब कि ज्यादा से ज्यादा सामान, क्वालिटीज, प्रोडक्ट बनने लगा, तो ये कमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ। और इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का मतलब नए नए आइडियाज आने लगे। पहले पुरानी चीजें थी, अब नए नए ओपन टू न्यू आइडियाज, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हो गया। अभी आप लोगों का इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हो रहा है। आप जब ज्वाइन किए थे यूपीएससी का क्लास, तब से लेके और जब निकलोगे, काकोली पॉल जब ज्वाइन की थी क्लास, और जब मेरा बैच खत्म हुआ है तब का, काकोली, मिताली, राज, लक्ष्मी, सबको मैं कह रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है? दिल पे हाथ रख के बताना मुझे। ऐसा हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है, एक्सेस हुआ है। हाँ सर की बात नहीं, एक्सेस हुआ है आप लोगों के अंदर। तो वो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन उस समय भी वो चीज थी। अब फिर से मुझे बताओ आकांक्षा, सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं आकांक्षा, वेदर you are getting the content or not, whatever I have written on the slide? हाँ सर, समझ में आया। बस इसके कीवर्ड्स को याद रख लेना भाई। आकांक्षा, कुछ नहीं समझ में आया तो कीवर्ड रट लो, मैं यही कह सकता हूं। रटने का मतलब कि मगअप नहीं करना है, रोज एक बार पढ़ लेना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। खाली कीवर्ड लिख लीजिएगा, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वहां पे कर देना। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस दिखाने की जरूरत है। आपको ये नहीं बताने की जरूरत है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाइंसेंस, नथिंग लाइक दैट। बट when you are defining the modernity you will have to include all these points. ठीक है मिताली, कितना टाइम हुआ? 7:50। भाई अब बस इतना ही है, पूछ लो। स्लाइड हटा दें क्या? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग और ग्रुप में कोई भेज देना। सर रिकॉर्डिंग भी कीजिएगा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सर बस सोशल हाँ। इकोनॉमिक बता दीजिए, रेवोल्यूशन सोशल एंड इकोनॉमिक। बताता हूँ। हाँ क्या कह रही हो ये हाँ मधुरिमा? सर, सब तो समझ आ गया, ठीक है। बस अभी जो हमको नोट्स लिखना है ना, तो एक्सप्लेनेशन तो देना है नोट्स के लिए, तो कितना लंबा होना चाहिए, या मतलब 2-4 लाइन, 2-4-5 2-4 लाइन मैक्सिमम। हाँ, नॉट मोर देन दैट। बहुत है ना, लिखते ही रह जाएगी फिर। हाँ बस ठीक है सर। ये वाला याद रखना, लेकिन मधुरिमा हमेशा याद रखना ये पॉइंट्स ना। कीवर्ड्स इज वेरी मच मैंडेटरी टू। अच्छा, ये सिर्फ सोशियोलॉजी में काम नहीं करेगा, ये आपका ना जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में भी काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपके अपने आंसर को इनरिच बनाना चाहते हैं कीवर्ड से, तो ये सब जरूर अपने ध्यान में रखिएगा। सोशल क्या पूछ रही थी लक्ष्मी जी? लक्ष्मी, पुराने बच्चे कुछ पूछेंगे उसका अलग से पैसा लगेगा, समझ रहे हो ना? सर पूरा माइंड खाली हो गया, आता सब कुछ था, अभी के टाइम में लग रहा है सब कुछ दिमाग में ही नहीं है। अब जब बता रहे ना तब सारा चीज याद आ रहा है, बोल रही ये भी भूल गए। क्या पूछ रही हो? सोशल और इकोनॉमिक। देखो, सोशल तो ये है कि सोसाइटी को इन्होंने ना बहुत ज्यादा खराब करके रख दिया था। सोसाइटी को कैसे खराब करके रख दिया था? आपने लक्ष्मी जी को राइट नहीं दिया था वोटिंग करने का, सोसाइटी खराब हो गई, राइट। आपने क्या बोलते हैं ये जो एजुकेशन था उसको आपने बहुत ज्यादा मतलब प्रमोट नहीं किया, इससे सोसाइटी खराब हो गई। आपने फ्यूडल सिस्टम लगा दिया था, इससे सोसाइटी खराब हो रही थी, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा था, जमीन देके हम शोषण कर रहे थे रोशन पे सन्नी पे, राइट। तो इससे क्या हुआ? रोशन सन्नी एक बार तो रिवोल्ट करेगा ना मेरे अगेंस्ट में भाई। लक्ष्मी किसी न किसी दिन तो कहेगी ना हमको भी वोटिंग राइट चाहिए, समझ रहे हो ना? एजुकेशन के लिए बंदा आएगा ना, बोलेगा हमको भी एजुकेट करो, हमको भी जॉब चाहिए, नहीं तो हम भी बम चलाएंगे। लक्ष्मी, यस सर। तो ये इस वजह से जो लक्ष्मी आवाज उठाएगी अपने राइट्स के लिए,
सन्नी और ये रोशन आवाज उठाएंगे अपने राइट्स को लेके, तो ये सोशल रिवॉल्यूशन का पार्ट है। अब क्या पूछ रही हो? इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन पूछ रहे हो ना? इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी समाज में, गरीबी क्रिएट कर दी गई थी, क्योंकि एक सबसे रिच आदमी था और एक सबसे गरीब था, बीच वाला कोई आदमी नहीं था। जो सबसे ज्यादा अभी है ना आज की सोसाइटी में मिडिल क्लास, उस समय हुआ ही नहीं करता था। गुड़गांव में जाके देखो, एक सबसे रिच लोग मिलेगा और एक सबसे पुअर लोग मिलेगा। गुड़गांव में मिडिल क्लास आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। मतलब अब तो धीरे धीरे वहां पे भी आ रहे हैं, लेकिन आप फेज 5 में चले जाओ तो आपको ओनली 2 क्या? क्लास, हाँ, तो हाँ, अपर हाँ, क्लास हाँ। होता था या फिर लोअर क्लास? लोअर क्लास होता था, तो लोअर क्लास का कंडीशन बहुत ही खराब था। तो वो क्या करेगा भाई, पाप का घड़ा भरेगा, तो धीरे धीरे वो भी उठेगा और वो रिवोल्यूशन करेगा। क्यों रिवोल्यूशन करेगा? कि भाई हमको इकोनॉमिक, हमको भी राइट, तो हमको और पैसा चाहिए, हमारी जिंदगी सर्वाइव नहीं हो रहा है, तो वो इकोनॉमिक रिवोल्यूशन होगा। और तब क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, फ्यूडल सोसाइटी खत्म हो जाएगा, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे उसको। क्लास मतलब इमर्ज, हाँ, वहीं से मिडिल क्लास इमर्ज होगा। हाँ हाँ, इकोनॉमिक रिवोल्यूशन। स्लाइड का ले लिया ना स्क्रीनशॉट सब लोगों ने? हाँ सर, अच्छा हुआ अच्छे से बता रहा। सन्नी जरा वीडियो पे आ सकता है क्या दोस्त? नो सर, एक्चुअली कैमरा खराब है सर मेरा। ऐसा मोबाइल क्यों रखता है, कैमरा खराब है? नहीं सर, लॉकडाउन में रिसेंटली खराब हुआ है तो ठीक नहीं करा पाया था मैं। यार लॉकडाउन में तो सब मोबाइल का दुकान खुला हुआ है, कोई बात नहीं। साक्षी वीडियो पे आ सकती हो क्या? मुझे शकल तो देखने दो जो पढ़ेगा मेरे से भाई, शकल भी तो देख सकता हूँ टीचर होने के नाते। कौन सा मुंह दिखाई की रस्म हम पूरा कर रहे हैं? जरूर सर, दिखा देंगे। हाँ वाह, मतलब ऐसा जो पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, आपकी पॉइंट को नोट कर लिया गया है, सोचेंगे हम आपकी बात पे। साक्षी आवाज आ रही है मेरी? साक्षी, साक्षी है कि चली गई यार? वीडियो पे आएगी क्या? अपनी शकल दिखा दे यार एक बार। वाह क्या बात है, सब लोग मतलब इतने शर्मीले हैं। कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे नोट्स बना के भेज दीजिएगा, और सोशियोलॉजी के रिवीजन में काकोली पॉल आउट, लक्ष्मी आउट, फिफी आउट, ये तीनों लोग मत आइएगा और बाकी लोग रहिएगा। और 2 बजे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो 5 बजे से होएगा ना? हाँ, टेस्ट सीरीज 5 बजे से होगा। टेस्ट सीरीज के लिए 5 बजे, टेस्ट सीरीज में मिताली मत आना, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको आने की जरूरत है। आप चाहो तो आ जाना, बट आई डोंट थिंक कि आप इस बार नहीं दे रही हो तो नहीं आ सकते। उस टाइम को यूटिलाइज कर लो किसी और चीज के लिए, तो ऐसे हो सकता है। बट हम भगाएंगे नहीं आपको, ये मत सोचना कि मैं मतलब यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो ऐसा नहीं है। अभी तुम जितना हो सके अपना सब चीज पुराना रिवाइज करो। तो ये है, थैंक यू सो मच। 2 बजे आप लोग कनेक्ट करिएगा। हाँ सर, आप कुछ क्वेश्चन भी देने वाले थे ना? अभी भेजता हूँ दोस्त। क्या मतलब एकदम बैक टू बैक समझ, तो उसको जो पहले पढ़ाया हूँ उसको पहले सोचो तो, जैसे क्या अभी मैं ये कह दूं कि शाम को यूपीएससी का एग्जाम होगा, रात भर में रिजल्ट आ जाएगा, तो सर शाम को तो यूपीएससी का एग्जाम भी होना था, ज्वाइनिंग सुबह में करना है, रिजल्ट आ जाएगा। एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंड दिस थिंग्स। आई एम सेंडिंग द क्वेश्चन, डोंट वरी। मैं आधे घंटे के अंदर क्वेश्चन भेज देता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? सर ये कंपैरेटिव प्रोसेस मतलब जो 2 एजेस है उन दोनों को कंपेयर करना, उसके बाद दोनों में से जिसकी बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अडॉप्ट करना, कि सिर्फ जो अपना दिमाग मत लगाओ। बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात हमने नहीं किया है। जो 50 साल पहले जो रूल फॉलो कर रहे थे और अभी जो आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, मतलब 50 साल वाले में तो ऑब्वियसली नहीं कंफर्टेबल होगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। तो यहां आज के डेट में हम किस में ज्यादा कंफर्टेबल हैं उसको हमने एडॉप्ट कर लिया। बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हो रिलेट, बट वही है कि अब ज्यादा उसमें क्या उतना ज्यादा दिमाग लगाने की बात है यार। जो 50 साल पहले आप जो भी काम कर रहे थे, अपना तरीका जो था, और अभी जो कर रहे हो, तो अभी जो कर रहे हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अभी के समय से जो एडजस्ट करेगा उस हिसाब से आप उसको एडॉप्ट कर लोगे। तो इस वजह से भी मॉडर्निटी आई। मॉडर्निटी का मतलब बैलगाड़ी से कार, ठीक है। मॉडर्निटी का मतलब कि वो ये नॉर्मल स्कूल
से लेके मोबाइल फोन और ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस से लेके ऑनलाइन क्लासेस, दिस इज कॉल्ड मॉडर्निटी। ठीक है, तो ये कहानी है। तो यही सब है, जितना सोचोगे उतना एक्सपैंड करोगे अपने दिमाग को। डोंट वरी अबाउट इट, खाली कीवर्ड याद रखे रहो। कीवर्ड याद रखोगे तो अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अभी भी किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर, समझ गई। थैंक यू सो मच। बाय सर। जो नए बच्चे हैं वो मुझे कॉल करेंगे अभी। थैंक यू।